जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1951 में हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कब कब हुए? पहला चेंज कब हुआ? 1951। वो क्या कहलाता है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या हुआ देश में? एक तो नाइन्थ शेड्यूल ऐड हुआ, बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने बोला था कि हमारे देश में हर लॉ का क्या पॉसिबल है? जुडिशियल रिव्यू। अब पंडित नेहरू को जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाना था। जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, जमीनें छीननी थी। अब जमीन उस समय राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाता जमींदार का। इसलिए नेहरू जी ने एक लिस्ट बनाई, नाइन्थ लिस्ट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8। 8 से बढ़ा के कितने कर दिए? और नाइन्थ लिस्ट में एक लिस्ट बनाई, बोला अगर इस लिस्ट के अंदर किसी लॉ को डालूंगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। और ये वाला कानून उठा के कहाँ डाल दिया? इस लिस्ट के अंदर। यहाँ तक समझ में आया? 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो 1953 से पहले तक के जो भी कानून इस लिस्ट में पड़े हुए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल अब नहीं है, जज साहब उसको नहीं देखेंगे। पर 1973 के बाद अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी कानून को 9 शेड्यूल में डालेगी तो उसका जुडिशियल पॉसिबल हो जाएगा। ये है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखेंगे। इसमें एक सवाल और पूछता है कि ये किस पीएम के अंडर आया, तो जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए? इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन आम चुनाव जो 2024 में अभी हुए थे, वो हुए थे 1951 से लेके 52 अक्टूबर से फरवरी। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद लिखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे बता दिया, एक बार पूछा हुआ है। चले आगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2 बार क्वेश्चन आ चुकी है, प्लीज 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 याद रखेंगे और गलती मत करना। जो हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं उनका ये गलत नहीं होता है, और जो बेवकूफ होते हैं उनका गलत होता है कि कोई याद ही नहीं रख पाते एग्जाम तक। चले आगे। अभी तो याद है, नया नया पढ़ाया है ना, एग्जाम तक भूल जाओगे रिवाइज नहीं करोगे तो। इसके बाद लिखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी पीएमशिप के अंडर आया? उस टाइम पे पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा। ये आया है 1976 में, 1976 में। इसमें 3 चीजें ऐड हुई। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अब तक का, तो इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें हमने 3 चीजें ऐड की। इस अमेंडमेंट के थ्रू सबसे पहले हमने अपने प्रियम्बल में 3 शब्द ऐड किए। पीछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। मतलब हमारा देश कैसा होगा? सोशलिस्ट, समाजवादी, है ना। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी मतलब अखंड। समझ पा रहे हो? और क्या ऐड हुआ? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं ऐड हुई? बता दो, पढ़ाया था कि नहीं? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी कि नहीं? आर्टिकल 51 ए ऐड हुआ, कैप्स लॉक मतलब बाद में ऐड हुआ, बताया था। इसके बाद आर्टिकल 39 ए ऐड हुआ, आर्टिकल 43 बी ऐड हुआ, 43 ए ऐड हुआ, और 48 ए ऐड हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और प्लान बी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो बी एच यू सी यू टी ये वो एलिट क्लैट के अलावा जो भी लॉ एंट्रेंस होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे सवाल आनी आनी है। मेरी बात सुनो, पहला अमेंडमेंट समझ में आया? पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ, अंडर पीएम जवाहरलाल नेहरू हुआ। साइड में हमने एक चीज़ सीख ली कि इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन हुए 51 से 52 में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ। 9 शेड्यूल से पहले हमारे देश में कितने शेड्यूल थे? 8। हमें 12 के 12 पढ़ के जाने, मैंने पढ़ा रखे हैं। 2023-22 वाला क्लैट देखो, उसमें 2-3 क्वेश्चन आए थे शेड्यूल से, चेक करना जाके। शेड्यूल 5 पूछा हुआ है, शेड्यूल 6 पूछा हुआ है, शेड्यूल 2 पूछा हुआ है। हर बार शेड्यूल कहीं ना कहीं घुमा के पूछता है। ये कहानी समझ में आ गई? फिर मैंने तुमको बोला अब इसके बाद 1951 के बाद सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ? इसको और क्या कहते हैं? क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? अलॉट ऑफ चेंजेस वर्डन, मतलब इतने चेंज कर दिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा है, मतलब तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? इसके बाद कौन पीएम था? सबसे पहले क्या ऐड हुआ प्रियम्बल में? 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। इसके बाद ऐड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से आर्टिकल में? 51 ए। पिछली क्लास बताई थी टोटल 11 ड्यूटीज हैं अभी करंटली। पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हैं? 11।
कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से? सरदार स्वर्ण सिंह। इसके बाद 3 चेंजेस और आए, 39A ऐड किया गया। याद करो, बहुत डिटेल में पढ़ाया था फ्री लीगल एड, पढ़ाया था। फ्री लीगल एड कहाँ से आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। फिर 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। और 48A एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट रिलेटेड है। याद रखना है, पूछा हुआ सवाल है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, कम भी नहीं बताया जा रहा है, इतना ही याद कर लो। 43A, 48A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन टेकिंग डिसीजंस ऑफ इंडस्ट्रीज। तभी तो इंडिया पीछे रह गया उस टाइम पे। वर्कर क्यों पार्टिसिपेट करेगा? इंडस्ट्री कैसे काम चेक करेगी? चाइना ने ये फॉलो नहीं किया। एग्जैक्टली तभी ट्रेड यूनियन वगैरह बनने शुरू हो गए। अब मैं उतने डिटेल में जाता नहीं हूँ, नहीं तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ हाँ, पर डीपीएसपी है। और याद करो, कहा था तुमसे, ये तीनों डीपीएसपी हैं कि नहीं? है कि नहीं? डीपीएसपी कहाँ से 36 से 51 तक थे। और डीपीएसपी की एक खासियत बताई थी कि नॉन जस्टिशिएबल होता है, मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो कोर्ट में नहीं जा सकते हो, समझ? हाँ, करते ही हैं लोग, करते नहीं ट्रेड यूनियन, अब तो कम कर दी, अब तो मोदी मोदी जी की गवर्नमेंट में और दब गए। लेकिन बीच में 80-90 में तो वर्कर कितनी बदमाशी करते थे। हर्षद मेहता देखा है? हर्षद मेहता याद करो, स्ट्राइक पे स्ट्राइक दे रहे होते हैं, तो हर्षद मेहता को पहले से पता चल जाता है उस फला कंपनी में स्ट्राइक होने वाली है, तो बदमाशी करते थे, यूनियन बना ली, नेता बन गए, स्ट्राइक पे चले गए कि आज फैक्ट्री नहीं खुलेगी। मालिक बोल रहा है खोलो, कह रहा नहीं मजदूर काम नहीं करेगा, मजदूर की बात मानो। अमेरिका में, चाइना में ये चीज़ नहीं होती थी। चाइना में ये चीज़ होने की एक बार कोशिश की, कुछ एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है, तियानवेन नाम की जगह है, तियानवेन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौराहा, एक चौराहा है वहाँ, तियानवेन चौराहा। स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के, राइट्स वाइट्स की बातें कर रहे थे फैक्ट्री में। उनने बोला सारे बच्चों को पकड़ लो, सारे बच्चे पकड़ लिए, वहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही चौराहे पे बैठ के टैंकर चलवा दिया, 80-90 लोग वहीं को चल दिए। करोगे फिर प्रोटेस्ट? फिर नहीं होता है। चाइना देखो, अभी तुमको रोज पट्टे मार के पढ़ाया जाए, कहे खाना भी नहीं देंगे, मार के रखेंगे, निकालेंगे नहीं, तो 100 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, 100 में 90 मर जाएंगे, लेकिन 10 सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं कर जाएंगे? अभी तुमको रोज मार मार के वोकेबलरी पढ़ाई जाए, 20-20 वर्ड, और बोल दिया जाए 20 वर्ड याद नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा, तो याद नहीं हो जाएंगे? सब हो जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? डरो मत, तुम्हारे साथ क्यों होगा, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। अभी तो मारना भी अलाउड नहीं है ना। चलो आगे लिखो, 44th अमेंडमेंट एक्ट, मारना अलाउड है टीचर का, बस। चले आगे, 44, बता तो रहे हैं 44th। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड एडेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर 300A। ये भी लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बट मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। हाँ भाई, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, स्टेट हमसे नहीं ले सकता था, लेकिन उसके बाद हमने 44th बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले ये आर्टिकल 31 में लिखी हुई थी, हमें जाना नहीं उसमें, चलें आगे। इसके बाद लिखो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 61st पढ़ रखा है? क्या था 61st में? वोटिंग एज को कर दिया था 21 से 18, और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बढ़ा दिए थे 1 से 3। चलें आगे। 1978, ईयर पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन लिख लो 1978। और क्या, मुआवजा दे के ले लेगी। मुआवजा मतलब कंपनसेशन, हम तुम्हारी ज़मीन ले लिए, हमने तुमको पैसे दे दिए। ऐसे कैसे ले लेगी? छीन कैसे लेगी यार? छीन थोड़ी ले लेगी, डेमोक्रेसी में रहते हो, सौदा कर देगी। चले आगे। अब मुआवजा बहुत मतलब का देता है, अब उसमें वो हमें पढ़ना नहीं है। गांव में मुआवजा मिलता है 4x, और शहर में मुआवजा कुछ कुछ जगह मिलता है 8x। 8x मुआवजा बहुत होता है, 1 रुपए की प्रॉपर्टी के 8 रुपए मिल गया, और क्या लोगे? देखा नहीं कोई लोगों को मुआवजा मिलता नहीं हो जाता एकदम से। चले आगे। हाँ हम बिल्कुल, मेरे एक अंकल जी हैं जानने वाले, वो यही करते रहते हैं, वो इसी चीज़ की वकालत करते हैं। हाँ, तुमको मुआवजा मिला, उनके पास चले जाओ, वो यही करते हैं कि तुमको बढ़ा के दिलवाएंगे, अगर बढ़ा के दिलवा लिया तो उसमें कट लेंगे। चले आगे। आओ इसके बाद लिखो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कल ही पढ़ाया है। 74th एंड 73rd, 73rd से क्या आया?
74 से क्या आया? इससे कौन सा शेड्यूल? 11। इससे कौन सा शेड्यूल? 12। समझ में आया तक? इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो 84th, 84th अमेंडमेंट एक्ट। 84th। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 84th में लिखो, न्यू स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड। न्यू स्टेट्स ऑफ झारखंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ये कहाँ से क्रिएट हुए थे? स्टेट, नया स्टेट क्रिएट करने का पावर किसके पास है? नया स्टेट क्रिएट करने का पावर किसके पास है? अगर यूपी के 3 टुकड़े करने हो तो कौन कर पाएगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, झारखंड कहाँ से निकला? बिहार से। इसलिए अगर तुमने MS धोनी वाली मूवी देखी हो थोड़ा ढंग से, तो धोनी बिहार के लिए खेलता होता है। खेला है, बिहार के लिए खेलता था धोनी, क्योंकि तब बिहार और झारखंड अलग अलग थे नहीं। फिर 2000 के आस पास बिहार से झारखंड टूट गया, तो तुम सुनते हो कि धोनी झारखंड का है, धोनी झारखंड का है। तभी तो युवराज सिंह धोनी को बिहारी बोलता था, क्योंकि झारखंड तो अभी बना है 20 साल पहले। समझ रहे हो? इतना मायूस क्यों भाई? यंग है, ये तो नई चीज़ है, पढ़ो। इसके बाद उत्तराखंड कहाँ से निकला? यूपी से। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहाँ की पैदाइश है? उत्तराखंड की। राजनीति कहाँ है? यूपी में, क्योंकि जब वो यूपी पढ़ने आए थे तब उत्तराखंड जैसी कोई जगह थी ही नहीं। समझे? और छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला है? MP से। हाँ, मध्य प्रदेश से। समझ में आया क्या? छत्तीसगढ़ याद रखना। आगे लिखो, इसके बाद लिखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें याद करो, पहली चीज बताई थी, राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट, बताया था अंडर आर्टिकल 21A। याद करो, बताया था, राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो उसमें ह्युंडई वाले फीस दे देते थे कोचिंग को। बच्चे को दिला दो 3 लाख से कम का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी कोचिंग फीस कौन देता था? ह्युंडई वाले। पर उसमें होता था टेस्ट देने आना है, 10-12 टेस्ट देने होते थे। जिसको भी वो दिलाओ, आज तक कोई बच्चा पूरे टेस्ट ही नहीं देने आएगा। तो हिंदुस्तान का आदमी भी तो कायल है नहीं? तुम बताओ, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करता है। उसमें फीस नहीं लगती। वो तुमने देखी इरफान खान वाली मूवी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ है, इसी कोटे में तो अपनी लड़की का एडमिशन कराता है वो। इसमें फीस नहीं लगती। राइट टू एजुकेशन, पता ही नहीं लोगों को भी सब कानून। स्कूल वाले इतना अवेयर भी नहीं करते। चाइल्ड लेबर कहाँ से आया? चाइल्ड लेबर आएगा कहाँ से? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और रेंट। रेंट ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, लैंड उतना ही रखना है कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेबर में चाइल्ड पकड़ लाओ। समझ में आ रहा है? चाइल्ड तो हो सकता है 3,000 सैलरी में भी काम कर दे। कभी बात करेंगे उस पर। लोग ऐसा कहते हैं कैपिटलिस्ट ने ही औरतों को घर में डोमेस्टिकेट कराया। जो पूंजीवादी थे, फैक्ट्री ओनर्स, जो पूंजी पूंजी सोचते हैं कि कैपिटल बढ़ाऊं, वेल्थ बढ़ाऊं, उन्होंने ही डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन किया है। जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी सोच रखता है, कैपिटलिस्ट की पैसा बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, उसने ही क्या किया है? डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन। ऐसा औरतें बोलती हैं, फेमिनिस्ट बोलती हैं। क्यों? एक थ्योरी है, क्योंकि पूंजीपति को अपना क्या बढ़ाना है? इसका इसका क्या दिमाग है? इसको अपना क्या बढ़ाना है? प्रॉफिट, रेंट, लैंड, कैपिटल। इस पे कोई कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल कर सकते लेबर पे। तो लेबर अगर मैंने मान लो मेल को रखा है जॉब पे, अब अगर मेल को घर में सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलेंगी, सेवा, पानी, कुकिंग, वॉशिंग, तो मेल विद्रोह नहीं कर देगा? मानो मेरी बात, इसको मान लो 15,000 सैलरी मिल रही है। अभी ये घर लौटे अपने शाम को फैक्ट्री में काम करके, और इसके घर में बीवी खाना ना बनाए, बीवी इसके कपड़े ना धोए, बीवी इसका घर ना साफ करे, तो या तो ये पहले बीवी पे कुछ करेगा। पर अगर बीवी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो विद्रोह कहाँ करता? फैक्ट्री में जाके, कि 15,000 में मेरा काम नहीं बनता। समझ रहे हो? कुकिंग नहीं हो पाती, वॉशिंग नहीं हो पाती। तो वैसे लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट ने शुरू किया डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन, कि घर में रखो किसको? औरतों को। जब घर में रखोगे तो वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब काम काम कभी लगेंगे ही नहीं, ये तो फ्री हो रहे हैं ना। और जब अब कैपिटलिस्ट को लगता है कि औरतें भी उतनी स्किलफुल हो गई हैं,
जितना आदमी हो गया है। तो अब आदमी ज़्यादा पैसा मांगता है कि औरत? आदमी। औरत की तो साइड इनकम हो जाती है ना। एक मेल फीमेल फैमिली के हिसाब से सोचो, एक मेल है जिसकी कोई बीवी कुछ कमाती खाती नहीं है, तो उसको 50,000 सैलरी शायद बहुत कम लगे अगर उसकी बीवी कुछ नहीं कर रही। पर अगर एक मेल है जिसकी सैलरी लेट्स से 45,000 है, पर उसकी वाइफ भी 40,000 कमाती है, तो ये तो अपनी वाइफ को शायद 30 पे भी काम करा दे, इसकी तो एडिशनल इनकम हो रही है। इसीलिए तो अब देखो औरतों को प्रमोट करते हैं, नैरेटिव चलाते हैं कि विमेन भी काम करेगी, फ्री करो विमेन को, फ्री करो, क्योंकि उसका तो अल्टीमेट गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब अगर आदमी और औरत दोनों ही कोटा, दोनों अर्चित मांग रहा है 1 लाख, रिया 70,000 में करने को रेडी है, तो उसमें से उससे कराऊंगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। समझ में आ रहा है? सब वेल्थ का खेल है, सब कैपिटलिज्म के ज़माने में रहते हो, उसी हिसाब से सब चेंज होता रहता है। चलो आगे, ये भी तो कैपिटलिस्ट ने शुरू किया बच्चों से काम कराना। क्यों? अगर मान लो अर्जुन, कोई 40 साल के आदमी को हायर करोगे तो 15,000 लेगा, 20 25 30,000 लेगा। अर्जुन है, अर्जुन को गांव से पकड़ लाए 5,000 में। समझ रहे हो, ऐसा होता नहीं है। चलो आगे लिखो। 86 अमेंडमेंट लिख लिया? हाँ। 86 अमेंडमेंट से एक चेंज क्या हुआ था? है ना? ठीक है, वेरी गुड। 86 अमेंडमेंट से पहला तो हमने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, पहला। और क्या बनाया? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की, याद करो, बताया था। चलो आगे, इसके बाद लिखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या बोला? वेरी गुड। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। समझ गए? तो इंडिया में मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? सेंटर में, सेंटर में मैक्सिमम कितने मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं? 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 545 का 10% हो गया लगभग 54.5, और 5% मतलब 27 लगभग। समझ पा रहे हो? 83 के आसपास। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। पहले क्या होता था? तभी तो शुरुआत किया था एग्जीक्यूटिव में, बताया तो था। मंत्री बनने की तो होड़ होती है, लेजिस्लेचर तो राहुल गांधी भी हैं, पर वॉर में कुछ कर पा रहे हैं? काम कौन करता है? सरकार यही होती है। समझ में आ रहा है? अब एग्जीक्यूटिव में दो टाइप के एग्जीक्यूटिव, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी वो है जो 5 साल में चेंज हो जाएगा, मंत्री जी। परमानेंट है आईएएस और आईपीएस जो 62 60 पे रिटायर होगा। अब टेम्पररी में होता क्या था? यहाँ पे सरकार क्लियरली जब कभी नहीं बनती थी, 273 नहीं आते थे 545 में, तो लोग कहते थे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मंत्री बना देंगे, मेरे को 273 जुटवा दो। समझ में आ रहा है? तो पता चलता था 200 200 लोग मंत्री बन गए। अब पाँच, हाँ, देश में 135 140 40 मंत्री बने भाई, सब मंत्री। मुलायम सिंह यादव जी को 10 सीटें आ रही हैं तो मुलायम सिंह यादव जी भी मंत्री, लालू प्रसाद यादव जी 10 ला रहे हैं तो वो भी एक मंत्री। तुमने पुरानी क्लिपिंग्स नहीं देखी? सब मिनिस्टर हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह यादव वॉज द डिफेंस मिनिस्टर। किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब लोगों को कुछ कुछ मिनिस्ट्री मिल जाती थी। तो 2003 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, 91st टाइम, और बोला कि जो भी हाउस का स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे लोकसभा का स्ट्रेंथ है 545, इसका 15% से ज़्यादा लोग मंत्री, नहीं तो हर आदमी मंत्री। वही बात है, हर आदमी ने गाड़ी में लिखवाया उत्तर प्रदेश सरकार। समझ में आ रहा है? लिखा नहीं रहता हर गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार, तो हर आदमी मंत्री। 545 में 200 मंत्री, तो मंत्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और मंत्री से याद आया, तुमको प्राइवेट बिल और पब्लिक मेंबर बिल भी पढ़ा रखा है। जब मिनिस्टर बिल लाएगा तो पब्लिक मेंबर बिल, इसके अलावा कोई लाएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल। सो इफ लेट्स से मनोज तिवारी बीजेपी एमपी वांट्स टू गेट अ बिल, इज इट अ प्राइवेट बिल और अ पब्लिक मेंबर बिल? लेट्स से मनोज तिवारी हु इज एन एमपी, मनोज तिवारी को जानते हो सब? चलो छोड़ो, रवि किशन को जानते हैं? रवि किशन जी कल को सोचते हैं हम देश की संसद में एक कानून पास कराएंगे, तो बिल लेके आएंगे, पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। तो उनका जो बिल होगा वो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा कि पब्लिक मेंबर बिल? तुम सब बेवकूफ़ हो, प्राइवेट मेंबर बिल। मैंने तुमको कहा था अगर वो मिनिस्टर होगा तब पब्लिक मेंबर बिल होगा। रवि किशन कोई मिनिस्टर है क्या? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा और तुम लोगों को लगता है ऐसा पूछेगा नहीं। ये उनको चाहिए ही, गधे चाहिए ही नहीं भाई। दुनिया भर का लॉ कॉलेज है इंडिया में, पढ़ो जाके वहाँ लॉ। हमको 100 बच्चा चाहिए, पाँच 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 100 100 सारे 5 6 ले ली, 600 बच्चे, 600 चाहिए उनको, क्रीम चाहिए भाई। अब तुमको 4 बार हम वो चीज़ बता चुके हैं, ये बताया नहीं मैंने तुमको
कि इफ अ मिनिस्टर इज गेटिंग द बिल देन इट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बिल, बताया था पब्लिक बिल। अगर नॉर्मल लेजिस्लेचर ला रहा है तो प्राइवेट बिल। अब कितनी बार बताया जाएगा भाई, और एक ही चीज़ बार बार सुनोगे याद नहीं करोगे तो मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आगे बढ़ने में। अपने आप से सवाल पूछो, इतना टफ नहीं जितना टफ बना रहे हो, बाकी फिर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। चलो आगे लिखो। 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंडिया में कितनी ऑफिस वो लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस? अभी 22। जब कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद हुए थे तब कितनी थी? 14। तब कितनी थी? 14। अभी कितनी है? 22। तो 14 के बाद 4 ऐड हुई होंगी, फिर 4 ऐड हुई होंगी, या 8 ऐड हुई होंगी, है ना? तो लिखो 4 न्यू लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल। शेड्यूल में लिखिए ना लैंग्वेज। शेड्यूल 7 पढ़ा था पावर्स, शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस पढ़ी थी, लिस्ट बनेगी लैंग्वेजेस की। 4 न्यू लैंग्वेजेस, 4 न्यू लैंग्वेजेस वर एडेड वेयर? वर एडेड इन शेड्यूल 8। इससे हमें एक चीज़ और पता चल गई, लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में मेंशनड है? 8 में, याद रखना पूछा हुआ है। इसके बाद लिखो, राइट डाउन। किसका? 2003। इसके बाद लिखो 100th अमेंडमेंट एक्ट। 100th, 100th अमेंडमेंट एक्ट। 100th अमेंडमेंट एक्ट, बस लिख लो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश। चले आगे। इसके बाद लिखो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लिखो इसमें जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। और जीएसटी में स्टार बना लेना, मतलब इससे याद रखना कि जीएसटी हमें डिटेल में पढ़नी है। चलें आगे, कहाँ तक पहुँच गए? 101 लिख लिया जीएसटी। इसके बाद लिखो 102 अमेंडमेंट एक्ट, ये क्लैट में पूछा हुआ है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमने बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। अगर कोई बॉडी किसी कानून या स्टैट्यूट से बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाएगी। और अगर कोई बॉडी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है ना किसी स्टैट्यूट में लिखी है तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी कहलाएगी। उसका एग्जाम्पल लिया था नीति आयोग। आप सुनो मेरी बात। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर तुम बहुत ध्यान से तो, मैंने तुमको जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पढ़ाई थी तो बताया था एससी एसटी की जनगणना शुरू से हो रही है, ओबीसी की जनगणना नहीं होती थी। तो एससी एसटी के लिए तो हम शुरू से ध्यान दे रहे हैं आज़ादी के बाद से। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में, 338 में एक बॉडी बना रखी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। समझ पा रहे हो? जिसको बोलते हैं महिला आयोग, सुना है महिला आयोग? ऐसे ही एससी आयोग होता है। कंप्लेन जाती है बेटा बहुत लंबी, अगर तुम पे किसी ने एससी एसटी एक्ट में कंप्लेन करी तो इसमें भी चिट्ठी डालो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वेरी पावरफुल बॉडी। इसके बाद आर्टिकल 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने एक बॉडी बना दी आर्टिकल 338 बी में, जिसका नाम रख दिया नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। तो अब ओबीसी के लिए भी एक नेशनल कमीशन है हमारे देश में, और ये जब से मोदी जी आए तब से शुरू हुआ है ओबीसी की पॉलिटिक्स। चलें आगे, जल्दी बताइए आगे बढ़ें। इसके बाद लिखिए 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जल्दी बताइए। हमारे देश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो मिलता है 10% लोगों को, वो किस अमेंडमेंट से मिलता है? ये है कि 10% जो सीट्स होंगी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्व रिजर्व होंगी। चले आगे। अब यार गरीब लोगों को ये भी नहीं मिलता है बेनिफिट, बताओ क्यों? इनकम इनकम देखते हैं, कितने सारे बिजनेसमैन होते हैं वो कभी अपनी इनकम नहीं दिखाते सही। ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, ईडब्ल्यूएस तो बहुत फर्जी बनता है। चलें आगे। आगे लिखो 104।
105 क्या था? देखो मेरी बात, 104 में हमने क्या किया, जो आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 334, 334 में हमने 2 सीट किसके लिए रखी थी? एंग्लो इंडियन के लिए। इनको हमने रिमूव कर दी वो 2 सीट्स। इसके साथ में हमने SC ST का रिजर्वेशन जो हमारे देश में है वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। मतलब अब ये रिजर्वेशन 2030 में देखेगी सरकार बढ़ाना है कि नहीं, और वो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, बताओ। अमेंडमेंट्स हो गए? हो गए बस, और क्या? हम्म। क्या? हम्म। हम्म। A ST के लिए है, B OBC के लिए है। किसी आर्टिकल के आखिरी में A लगा है और B लगा है, ये इसका मतलब ये पहले आता है बाद में आता है? चिप्स मांग रहा है। क्या पूछ रहा है बताओ? मैंने ये बताया था, अगर कैप्स लॉक में A लिखा है तो बेटा ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ था? तभी तो बाद में ऐड हुआ है। हाँ, ये बाद में ऐड हुए हैं, तभी तो तुम देखो बड़ा ए लिखा है। बड़ा ए कहीं कहीं जहाँ जहाँ बड़ा होगा वो देखो 21A, ये देखो। और बेटा ये तुम्हें बता नहीं पाएंगे टीचर्स, 50-50 साल लोग लॉ पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है। पूछना तुम, आसपास में कोई भैया या भैया दीदी टाइप के वकील हो तुम्हारे। कैप्स लॉक और स्मॉल ए में अंतर। तुम्हारे साथ 12 में कितने बच्चे निकले? सबका लेवल एक है। तो 5 साल में कितने ग्रेजुएट होंगे नहीं पता होता है? हाँ, बाद में आया शेड्यूल्ड, ये कास्ट वाला जो ये है ये पहले से था। शेड्यूल ट्राइब वाला बाद में आया, हमें नहीं याद करना, हमें भी याद नहीं है, 70s में आ गया था। अब 104 अमेंडमेंट थोड़ी याद रखोगे। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? 104 पढ़ के जाएंगे? नहीं, ये लेटेस्ट के हैं, तुम इसलिए देखो लेटेस्ट वाले रटाए हैं, 102, 103, 104 लगातार। अब कुछ और चेंज होगा तो आगे भी बताएंगे, क्योंकि ये नए हैं। ये तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम्हें EWS रिजर्वेशन का पता हो, लेकिन 10 साल बाद कोई एग्जाम दे रहा होगा तो शायद इनमें एक दो नहीं बताए जाए। समझ पा रहे हो? पहले से कैसे लिख जाएंगे? वो DPSP है, तुम वीडियोस देखो पहले। पहले से अमेंडमेंट कैसे लिख जाएगा? समय के अनुसार चेंज होगा। समझ में आ रहा है? मान लो मोदी जी के पास 400 सीट आ जाती, राज्यसभा में भी आ जाती, और हमारे पास, मैंने तुमको बताया था जब देश में फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, ऐसा कोई बिल जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो, स्टेट की पावर छीन रहे हो, तो बताया था लोकसभा में पास कराओ, राज्यसभा में कराओ, प्रेसिडेंट तो चुपचाप कर ही देगा, और आधे से ज़्यादा स्टेट्स में साइन करा लो। मान लो XYZ पार्टी कल लोकसभा में 400 सीट ले आए, और राज्यसभा में भी उसके पास समीकरण बैठा के 200 सीट हो, 150 भी हो तो बहुत है, 150, और लोकसभा में उसके पास 300, 320 ही, 300 मान लो उसके खुद के, और आधे स्टेट्स में भी उसकी सरकार बन जाए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पलट दे, और मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पलटने की कोशिश करे, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसके साथ के हों, कोई कुछ बोले नहीं, तो संविधान बदल नहीं जाएगा? यही तो लोगों को ऑपोजिशन डरा रहा था, हो सकता है बदल ही देते मोदी जी। समझ में आ रहा है? बीच में याद करो, बात चली थी प्रियम्बल से सेकुलर वर्ड हटा दो। अब भी तुम अगर नहीं सीख पा रहे हो तो बेवकूफ़ी है, तरीका है पूरा बदलने का, बस उतने नंबर आने चाहिए। जो वो अगर नंबर समीकरण बैठ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंज कर सकते हो। अब ये कोई अगर कैमरे पे सुन के बोल देगा मुझसे कि नहीं नहीं, फिर जुडिशरी बेवकूफ़ है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी तो है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मान लो उस टाइम की जज साहब भी सारे कंट्रोल में हो और किए जाते हैं, तभी लोगों को राज्यसभा की सीट मिल जाती है। राम मंदिर की जजमेंट आ गई थी ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम देखो मोदी जी की सीटें 240 हो गई, क्योंकि कुछ लोग सच में डर गए कि संविधान बदल ना दे। चले आगे। ये बात सच है, ये बात सच है। बीजेपी को इससे, बीजेपी खुद बोलता है कि इससे हमको लॉस भी हुआ है, और मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। पर कॉन्स्टिट्यूशन इफ नीडेड, और अगर सही मेजोरिटी बैठी हो और सुप्रीम कोर्ट के जज भी चुपचाप रह जाए उस टाइम पे, तो बदला जा सकता है। ये बदला ही तो गया है, बस ये छोटे लेवल पे बदला जा रहा है। पहले में भी बदला गया, 42 में कितना कुछ बदल दिया। इस टाइम पे इंदिरा गांधी को थोड़ा सा वो भी कहते हैं कि उनने गलती करी। 42 अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड डालने का क्या मतलब था? अच्छा गलत कुछ नहीं, जब तुम खुद बोल रहे हो, अगर तुम, मैं बोल रहा हूँ मैं सेक्युलर हूँ, मैं सेक्युलर हूँ, मुझे लिख के क्यों बताना पड़ रहा है? लिख के बताने से तुमको समझ में आ रहा है ना कि एक वर्ग को खुश किया जा रहा होगा,
मुस्लिम्स की वोट पॉलिटिक्स अपील, तभी तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं की है, अल्टीमेटली इट वाज कांग्रेस हु स्टार्टेड इट। हाउ? अगर इंडिया ने 1947 में बोल रखा है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, तभी तो सब रह रहे थे। तो यहाँ पे ये सेक्युलर वर्ड को अलग से डालने का क्या मतलब है? इससे कौन खुश होगा? एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स। हिंदू क्यों खुश होगा? मेरी बात समझो, तुम हिंदू मुस्लिम अपने दिमाग से निकाल के सोचा करो ना। ये सोचा करो हम तो क्लास में सीखने आए हैं ना, मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम ना मेरा कुछ, मुझे तो प्रैक्टिकली सोचना है बेस्ट क्या है। अब इस समय तुम अपने आप को एकदम न्यूट्रल समझो, तो यहाँ से खुश कौन हो रहा है? मुस्लिम्स नहीं हो रहे हैं। ये सेकुलर वर्ड डाला गया है, ये यहाँ डालने का भी तो कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत या सही, पर डाल के क्या कर रहे हो? आश्वासन देना कि हम सेकुलर है, लेकिन अकल लगाओ, प्रियम्बल जस्टिसिएबल है? नो। ये भी सोचो। लेकिन आम आदमी में नैरेटिव उस टाइम पे सेट कर लिया होगा ना कि संविधान में लिख दिया सेकुलर वर्ड, पर संविधान के कौन से पार्ट में? जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। समझ में आ रहा है? यही तो सीखना है हम लोगों को, यही हम लोग धीरे धीरे 2 4 5 साल 6 साल मेहनत करते रहेंगे। जो लोग मेहनत करते रहेंगे वो ठीक ठाक लाइफ में कुछ करेंगे। पर ये सब कहीं से तो सीखना ही है क्यों हो रहा है। कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती है। समझ में आ रहा है? आखिरी में वॉर हुआ कि नहीं? कहाँ हुआ वॉर? अभी तुम लोग को कितने दिन से कह रहे थे नहीं होगा कुछ, बोला था। क्या हुआ आखिरी में? कुछ कंक्रीट हुआ? बेइज्जती ज़्यादा किसकी हुई? अपने दिल से पूछ के बताओ। इंडिया की। इंडिया की इज्जत पता है किसमें थी? जब जिस दिन मारा था उसी दिन अगले दिन कह देते हम सीज फायर कर रहे हैं, तो ये हो जाता कि हमने तुमको मारा घुस के, अब युद्ध रोक लो। इंडिया का तो युद्ध बाहर से कोई रुकवा रहा है, तो इससे ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज बढ़ती थोड़ी है। तुम्हारे घर की लड़ाई एक आदमी बाहर से शांत कराने आया अमेरिका, तो कोई केनिया में बैठा होगा बच्चा, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा होगा, वो इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे थोड़ी देख रहा होगा। वो तो इंडिया को एक ऐसा देश देख रहा होगा पाकिस्तान के बराबर, क्योंकि दोनों की लड़ाई मैंने रुकवा दी है। और सीज फायर कैसा हुआ है? अनकंडीशनल। हमको देशद्रोही मत बोलना, जो लोग देश से प्यार करते हैं वही ये सब बात बोलते हैं। अनकंडीशनल बोला उसने। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? कोई कंडीशन नहीं। या तो तुम्हारी जीत होती जब तुम पाकिस्तान से कुछ कंडीशन रखवाते। रशिया यूक्रेन वॉर क्यों नहीं खत्म हो रहा? बताओ। ट्रम्प कब से कह रहा है पुतिन को रोको वॉर? पुतिन कहता है क्यों रोको, कोई डील दो। कोई डील दो अच्छी तो रोक दूंगा, डील नहीं मिलेगी नहीं रोकूंगा। इंडिया कोई डील मांग पाया? या तो इंडिया कुछ बार्गेन करता कि हम वॉर रोक रहे हैं, पर बदले में हमको ये चाहिए कि ये हमको टेररिस्ट दो, या अपने टेररिस्ट ठिकाने उड़ाओ, या आईएमएफ को फंडिंग नहीं देंगे। कुछ शर्त तो रखाते। अनकंडीशनल मतलब होता है कोई शर्त नहीं, बस वॉर रोको। कौन सी शर्त मनवा ली बताओ? और ऐसा कौन सा, तो बताओ, अगर सच में वॉर जीता होता तो उस दिन जश्न बन रहा होता? कोई जश्न बना देश में वॉर का? अब जबरदस्ती तुम स्क्रीन पे आके जश्न मनाओ तो बात अलग है। कुछ नहीं होना था भाई, वो सीधे मैं तुमसे बोल रहा था, वॉर और कुछ नहीं होगा। हाँ। बेवकूफ बना रहे थे वो, बेवकूफ देखो रात में कैसे न्यूज आ रही थी, ओ हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, भारत कराची में घुस चुका है, ऐसी न्यूज देता। इस हाँ, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया। कुछ नहीं हुआ है भाई, पाकिस्तान पूरा स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका है राइट नाउ। सबको अपना फायदा है। ये पूरी स्कीम से सिर्फ एक देश को छोटा दिखाया गया, वो इंडिया। पाकिस्तान की तो इज्जत ही बढ़ गई। तुम ग्लोबल लेवल पे सोचो, तुम इंडियन इंडियन होके मत सोचो, तुम सोचो तुम साउथ अफ्रीका के सिटीजन होते तो तुम अखबार में अगले दिन क्या पढ़ते? कि इंडिया पाकिस्तान में टेंशन हो गई, यूएस ने सीज फायर कराया और दोनों कंट्री को वॉर रुकवा दिया। तो इंडिया और पाकिस्तान को एक ही स्तर का तो देश मानते? नहीं। स्तर तो तुम्हारा ज्यादा तब होता है जब तुम्हें पता चलता है तुम पाकिस्तान को 4 दिन से मार रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन में सबको पता है बड़ा दादा रशिया है, तभी तो रोज मार रहा है। इसमें तो अनकंडीशनल सीज फायर, ना तुम मारो ना तुम मारो। और बाकी किसी के पास कोई और ओपिनियन है कि नहीं, मोदी जी के पास एक और प्लान है, तो कोई बात बताओ, हो सकता है कोई प्लान हो अभी। लेकिन अब मुश्किल है भाई, वो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम तो तब भी बोल रहे थे ऑन रिकॉर्ड, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इंडिया पाकिस्तान दोनों को समझ जाना चाहिए कि अभी पीओके यूके नहीं मिलना है। ये बोलना नहीं चाहिए, देखो बहुत ऑफेंसिव है, पर कैसे मिलेगा यार, वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान के पास भी है। और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो क्या पाकिस्तान इम्पैक्ट नहीं होगा? और इस्लामाबाद पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो क्या यहाँ पंजाब के लोग इम्पैक्ट नहीं करेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब सरहद देखेगा क्या? केमिकल है। तो तुम बताओ, अगर लोग बोलते इस्लामाबाद में न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो, अबे तुम पे तक असर आ जाएगा। प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, दोनों आसपास में बैठे हैं। यूएस ने बॉम्ब इसलिए फेंक लिया था जापान पे कि जापान कितना दूर है, यहाँ बॉम्ब फेंकेगा इस पे कुछ असर भी नहीं पड़ रहा था। पर ये दोनों तो सटे सटे लगे हैं यार। हाँ। क्यों ही फेंकेगा? नहीं, चला ही नहीं सकते हो, बेवकूफ़ बनाने की बात अलग है पब्लिक को, और समझदार समझते भी हैं, लेकिन अब वही बात है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द
वोट्स, एक वोट की एक वैल्यू है, तुम लाख चिल्लाते रहो, एक जगह 500 रुपया देगा, उससे 2 वोट ले लेगा। चलें आगे, आगे लिखो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बस मुझे ये बताना, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप पता है हमें, 21 में राइट टू लाइफ पता है हमें, राइट टू लाइफ, दो तीन चीज़ें हैं मोटा मोटा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ठीक। 32 हमें पता है। देखो अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ी है, रिट्स। क्या नहीं पढ़ा है? रिट्स, इस पे भी क्वेश्चन हर साल लगभग आता है, पढ़ेंगे ये। 32 है, आर्टिकल 32। इसको इसको अम्बेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल? इसमें क्या है? रिट्स। कितने टाइप की? 5। 226। देखो रिट होती है, रिट आप कोर्ट में लगाते हो रिट, 226 में आप हाई कोर्ट में लगाते हो, 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में लगाते हो। 226 का एम्बिट ज़्यादा है, स्कोप काम करने का ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, लार्जर रिट किसकी है? हाई कोर्ट की। और स्ट्रॉन्गर रिट किसकी है? लार्जर और स्ट्रॉन्गर में अंतर समझते हो ना? इनको काम ज़्यादा दे रखा है, ये हाई कोर्ट के जज है। सुप्रीम कोर्ट में जज ही कितने बैठते हैं बेचारे, कितने बैठते हैं? 33+1 को कितना काम दे दोगे? और हाई कोर्ट में मतलब कि बैठते हैं, लखनऊ यूपी हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 145 हाई कोर्ट जज है, इंडिया भर में लगभग 4-5 हज़ार हाई कोर्ट जज है। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 33+1। तो लॉजिकली काम किसके पास ज़्यादा होना चाहिए? हाई कोर्ट। तो रिट लार्जर किसका जुरिस्डिक्शन? हाई कोर्ट का। स्ट्रॉन्गर किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का किसमें है? 32 में। अब ये रिट है क्या? रिट का मतलब है अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा, उसके लिए हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, डरो मत, मैं कहीं भागूंगा तो है नहीं। मान लो अभी समझ लो फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक राइट्स हैं। अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा तो मैं सीधा दरवाज़ा खटखटाऊंगा, 32 में किसका और 226 में किसका, बस यही होती है रिट। अब ऐसे दरवाज़ा खटखटाने के कितने तरीके हैं? 5, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, टीबीएस कॉर्पस, क्वो वारंटो, मैंडमस, ऐसी 5 हैं। और हर दूसरे साल सवाल आता है, जो सवाल आता है वो भी बताएंगे, और एक सवाल अगर कोई आता है तो इसी में से आ जाता है कि बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला। समझ रहे हो क्यों हार्ट एंड सोल? अगर 32 ही नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब ही नहीं होगा। मेरे फंडामेंटल राइट ब्रीच कर देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? अगर मेरे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो मेरे पास कोई एक दरवाज़ा होना चाहिए खटखटाने के लिए कि सर देखो मेरे साथ सरकार गलत कर रही है। वही दरवाज़ा क्या है? 32। और हाई कोर्ट के लिए वो दरवाज़ा क्या है? इसीलिए उस दरवाजे को अम्बेडकर जी ने क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस ये दरवाज़ा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस दिन ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि तुम कहते रहो, चिल्लाते रहो वी द पीपल वी द पीपल, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देंगे, जाओगे कहाँ? अभी पता है ना तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, तो वहाँ 32 में कौन बैठा है और 226 में कौन बैठा है? हाई कोर्ट। एटलीस्ट बैठा तो भाई। अब वो बात अलग है कि वहाँ न्याय मिले ना मिले। चलो, ये एक इसके लिए हाफ पेज छोड़ दो। किसके लिए? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा है? पढ़ा है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है? 51A में फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है भाई, पढ़ी है ना? आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा है? 61 इंपॉर्टेंट है। फिर 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ी है? 324 पढ़ा है? 300A, 280, क्या है 280 में? वो तो 112 है यार, 280 पढ़ा था। तुमको मैं अभी भी बता रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक लग रहा है, 70% कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। क्या है 280? फाइनेंस कमीशन। President appoints the Finance Commission every 5 years. The Finance Commission looks after distribution of taxes between center and state. अरे यार, 352, 356, 360, 368 पढ़ रखा है। अब मुझे ये बता दो कल कहाँ तक का पढ़ के आओगे वीडियो से? लेक्चर 4, लेक्चर 4 तक पढ़ लोगे? क्यों, कल क्या है? स्कूल तो सुबह है कि अभी है स्कूल? घर जाके क्या करोगे? वो तो तुम पढ़ चुके हो, अब जितना पढ़ना था। घर जाके क्या पढ़ोगे आज? हाँ, लेक्चर 4 तक कंप्लीट, 1 से 4 कितने घंटे लगेंगे? बोलो, 4 तक पढ़ के आएंगे सब? कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, 4 तक पढ़ लोगे पक्का? कल 4 तक पढ़ लो, फिर कब पढ़ोगे? कल क्या है, ट्यूसडे वेंसडे? कल थर्सडे है। कल 4 तक पढ़ के आएंगे, और कल फिर कुछ पढ़ेंगे, और परसों कहाँ तक पढ़ के आएंगे? 8 तक। फिर सैटरडे को कहाँ तक पढ़ेंगे? 12 तक। और संडे को कहाँ तक पढ़ लेंगे? 16 तक। आज 16 कंप्लीट हो जाएगा, तो मंडे को हमें सब कुछ आता होगा, और कल और परसों हम फिर कुछ पढ़ेंगे।
उस चीज़ को हम मंडे रिवाइज कर लेंगे। मंडे तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाएगा। मेरी बात मानो, चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, पर रेडी होनी चाहिए। 280 तुमको आ नहीं रहा याद, पढ़ो तो एक बार। समझ में आ रहा है? तो कहाँ तक, 4 की 3? प्रैक्टिकल बात बताओ। 4, 2 अभी पढ़ना, एक स्कूल में पढ़ना। फोन नहीं ले जाते बच्चे स्कूल? हाँ, 1 मिनट, अभी कितना बज रहा है? 6:40। तुम अभी घर कब तक पहुँचते हो? 8:30 घर पहुँचते हो? कहाँ रहते हो? अरे स्मार्ट मत बनो, घर कब तक पहुँचते हो? 8 बजे पहुँच जाओगे, फिर क्या करोगे? 8:30 फिर? ट्राई नहीं करोगे? अगर नहीं पढ़ के आओगे तुमको लात मारेंगे कल। क्यों भाई, तुमको इतना जोर से पढ़ाते हैं? तुमको थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। तुमको हम कोचिंग के टीचर की तरह कहाँ पढ़ाते हैं? अभी तुमने देखा नहीं बेटा कोचिंग के टीचर कैसे पढ़ाते हैं? शीट बांट के पढ़ा दिया हो गया। हम तुमको इतना जोर दे दे के पढ़ा रहे, तो तुमको जोर दे दे के पढ़ना पड़ेगा। कल तुमको 4 तक पढ़ के आना है, और 4 तक में जो पढ़ाया होगा वो पूछ लेंगे। अब हमको देखो याद नहीं है 4 तक क्या पढ़ाया मैंने, अपने आप से ऑनेस्ट रहो भाई। कोई बात नहीं, टॉर्च पढ़ लो वहां तक की। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, टार्ट्स नहीं पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे कहाँ से है, टार्ट्स वार्ट्स नहीं पढ़ो, परेशान ना हो। और कल पढ़ के आना। हाँ, हाँ अभी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा पढ़ के आना 4।